Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 18th of June 2026 and we are starting our today's lecture of SBR और DCCA. आज हम पढ़ेंगे मटीरियलिटी। ठीक है, कल इससे पहले हमने कंप्लीट कर दिया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। आज मटीरियलिटी और इसके बाद कोशिश करेंगे कि फेयर वैल्यू कैलकुलेशन वाला जो प्रेजेंटेशन वाला स्टैंडर्ड है उसे भी हम शुरू करें। तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, आपने भी पहले सुना होगा, उसे ही रिपीट करेंगे। मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं तो कोई भी चीज़ दुनिया में परफेक्ट नहीं होती। एस्टिमेट्स होते हैं लोगों के, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, एक फिगर को कैलकुलेट करता हूँ। अथेंटिक फिगर दुनिया में कोई भी नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ से मेरा इस वक्त आपका फासला कितने, मेरा ख्याल होगा कि हमारा फासला तकरीबन 4-5 फुट है। आप कहेंगे नहीं सर 5 फुट 2 इंच है। जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होगा वो फिर और ज़्यादा परफेक्शन से बात करेगा। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बहुत बताई जा सकती, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं। और बहुत सी दुनिया में हम चीज़ें एस्टिमेट करते हैं कि जैसे डिप्रिसिएशन है कि हम इस एसेट को 10 साल यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए 10 साल बेनिफिट देगा, तो एक एस्टिमेट ही है ना। एग्जैक्ट कोई कंफर्म चीज़ तो नहीं है कि 100% ये 10 साल ही यूज़ होगा, ना कम ना ज़्यादा। तो फिर हम जब ऐसी चीज़ होती है तो फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कुछ फ्लॉज होते हैं। हम कह सकते हैं कि नहीं भाई इसमें ये फिगर ठीक नहीं है, गलत है, इसमें 2 रुपए का फर्क है, इसमें 20 रुपए का फर्क है। जब ये चीज़ होती है तो फिर जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट अंदाज में नहीं बयान कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमें कम से कम ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए जिससे दूसरे के डिसीजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो फिर हम ये चीज लिख देते हैं अपनी रिपोर्टिंग में कि ये इंफॉर्मेशन जो हम दे रहे हैं ये टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ ठीक है, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। बट इसमें कोई मटेरियल या सिग्निफिकेंट या बहुत बड़ी फिगर ऐसी नहीं है जो गलत हो जिसकी वजह से आपका डिसीजन बदल जाए। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। इन शॉर्ट, जगह छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियां ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में आपके डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि दुनिया में जो कि कोई चीज़ भी बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए कि कम से कम जो चीज़ें मटेरियल हैं, जो चीज़ें दूसरों को पे असर डाल सकती हैं, उनके डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, कम से कम उनमें गलती नहीं। तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें हम ये कह देते हैं कि इसमें कोई मटेरियल एरर नहीं है। ठीक है, जब हम कहते हैं इसमें मटेरियल एरर नहीं है तो अब डिपेंड करता है कि मटेरियल का मतलब क्या है। एक चीज़ आपके लिए बहुत मटेरियल है, मेरे लिए मटेरियल नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें, मेडिसिन में एक मेडिसिन बनाते हुए सिर्फ उसमें एक चुटकी बराबर कोई जो प्रोडक्ट है वो गलत डल जाता है, ज़्यादा डल जाता है या कम डल जाता है, तो उससे मैंने जो मेडिसिन है उसके इम्पेक्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम अगर हम अ, दूसरी साइड पे घर में खाना पकाते हैं और उसमें अगर नमक है, उसमें एक चुटकी ज्यादा डल जाए तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक चुटकी, अंदाज के आप आधा चम्मच ज्यादा ना डाल दें। तो डिपेंड करता है कि किन हालात में आप बात कर रहे हैं और कितनी अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर दो घरों में खाना पक रहा है, दोनों में उन्होंने एक पूरा भर के नमक का चम्मच एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो दोनों जगह खाना बहुत नमकीन हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्वांटिटी तो मैटर करती है, बट समटाइम्स क्वांटिटी मैटर नहीं। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर चुटकी बराबर नमक ज्यादा हो जाता है उससे खाने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हो सकता है कि मेडिसिन बनाते हुए उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाए। तो क्वालिटी या सर्कमस्टेंसेस, जिन हालात में वो गलती हो रही है, और अमाउंट, दोनों चीजें मैटर करती हैं। और वो मैटर करके फिर ये आपको पता चलता है कि जनाब ये चीज़ मटेरियल है कि नहीं। अब पहली बात तो ये है कि मटीरियलिटी डिपेंड किस पे करती है, तो आपने बता दिया, अमाउंट पे भी करती है और सर्कमस्टेंसेस पे भी करती है। नंबर 2 पे मटीरियलिटी होती क्या है, हम कहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल कंसिडर होगी अगर हम उसे गलत बयान कर दें या डिफरेंट अंदाज में बयान कर दें, और वो जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो उसे पढ़े और उसका डिसीजन बदल जाए। तो अगर हमें लगता है कि उसका डिसीजन बदल जाएगा तो इसका मतलब है ये इंफॉर्मेशन बहुत मटीरियल है, इसमें गलती का चांस नहीं है। ठीक है, अब ये डिसाइड किसने करना है मटेरियल है कि नहीं, हमने नहीं करना।
प्रिपेयर प्रिपेयर तो हम है प्रिपेयरर तो हम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, लेकिन हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमने उसे अपने जहन में रखते हुए ये फैसला करना है कि क्या ये इंफॉर्मेशन उसके लिए मटेरियल होगी या नहीं। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। बैकग्राउंड में यहाँ आपके सामने वो आ रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हाउएवर द बोर्ड एक्सेप्ट्स दैट फर्दर गाइडेंस इज नीडेड। ये सिंपल वर्ड्स में इस पे वो कह रहा है कि बहुत ही वर्किंग हुई हुई है, बहुत सा कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, लोगों को इसका नॉलेज भी है, बट बोर्ड को फिर भी ये लगता है कि इसमें मजीद डिस्कशन की ज़रूरत है ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। Practice statement, the board have issued a practice statement called making materiality judgments. अब practice statement क्या होती है? ये गाइडलाइंस ही होती है जिसमें वो आपको ये बताता है कि जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपने इन इन चीज़ों का ख्याल रखना। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट उसने इशू की है बोर्ड ने जिसका नाम है मेकिंग मटीरियलिटी जजमेंट। इसे आप याद करें। ठीक है, मटीरियलिटी पे एक प्रैक्टिस स्टेटमेंट है जिसका नाम है मेकिंग मटीरियलिटी जजमेंट्स। दिस प्रोवाइड्स नॉन मैंडेटरी गाइडेंस that may help preparers of financial statement when applying IFRS accounting standard। मतलब ये नॉन मैंडेटरी है, इसे फॉलो करना लाजमी नहीं है, जैसे गाइडलाइन कि जब आप मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो आप इन चीज़ों को आपकी गाइडलाइन मिल जाए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसका क्या है, नंबर वन डेफिनेशन क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मटीरियलिटी। Information is material if omitting, misstating, or obscuring it would influence the economic decision of financial statements users। ठीक है, omitting इसे omit कर दिया, दिया ही नहीं। misstating गलत दिया। obscuring गलत तो नहीं दिया लेकिन इस तरह से दिया कि दूसरे को समझ नहीं आ रही, वो कंफ्यूज हो गया, वो किसी और सेंस में उसे समझ में था। अगर ऐसा है और उसका डिसीजन चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि ये वाली इंफॉर्मेशन मटीरियल। The objective of financial statement is to provide user useful information about the reporting entity to existing and potential investors, lenders, and other creditors to help them make decisions about providing resources to the entity. This requires that the preparers of the financial information make materiality judgment। अब ये पूरे पैराग्राफ का कोई खास फायदा नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, आपको दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनेबल किया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन को सही समझें, और जो प्रिपेयरर्स हैं वो भी उसे जहन में रख के ये बनाएं ताकि यूजर जो है वो मिसगाइड ना हो जाए। व्हेन असेसिंग वेदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियल तो क्या देखना है, क्वांटिटेटिव फैक्टर मतलब उसकी क्वांटिटी देखनी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, और क्वालिटेटिव फैक्टर उसकी क्वालिटी देखनी है, किन हालात में ये अराइज हो रही है और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। बात का चीजें कोई क्वांटिटेटिवली इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स आपने देखने हैं। मटीरियलिटी जजमेंट्स आर रेलिवेंट टू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। इन चारों एरियाज में आपको मटीरियलिटी यूज करनी पड़ती है। रिकॉग्निशन, एसेट को रिकॉग्नाइज करूं कि ना करूं, अगर एसेट बहुत मटीरियल है तो फिर तो सबमिट किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर इतना मटीरियल नहीं है तो उसे एसेट के तौर पर ट्रीट ना करें, उसे एक्सपेंस आउट कर दें। ठीक है, तो ये बात हो रही है रिकग्निशन पे। फिर मेजरमेंट, जब आपने फ्यूचर में मेजर करना है उससे दोबारा, तो भी मटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कहाँ पे आपको ज्यादा तवज्जो देनी है और कहाँ पे आप उसे थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं। और फिर प्रेजेंटेशन जब शो करना है बैलेंस शीट वगैरह में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वहाँ भी देखें कौन सी चीज़ अगर अलग से शो ना की तो वो डिसीजन गलत कर देगी यूजर का, तो उसे अलग ही शो करें। उन्हें एग्रीगेट करना है कि नहीं करना, उन्हें अलग अलग करना है, सेट ऑफ करना है कि नहीं, डिपेंड करता है कि वो कितनी मटीरियल है। और आखिर में डिस्क्लोजर में भी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपने ना दी तो यूजर को चीजें समझ नहीं आएंगी, वो देना लाजमी है। ठीक है, डिस्क्लोजर्स में। रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में उसने बता दिया, नीचे हम उसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। An entity buys fixture and fittings that are in the scope of IS 16 property plant equipment. IS 16 stipulates that the cost of an item of PPE should be recognized as an asset। ठीक है, अब हमने फर्नीचर खरीदा, अगर वो डेफिनेशन क्राइटेरिया पे तो पूरा उतर रहा है, रिकग्निशन क्राइटेरिया पे भी उसे एसेट के तौर पे रिकग्नाइज हो जाना चाहिए। However, to save time, the entity decides that expenditure on fixture and fitting costing below 1000 should be written off to profit or loss। इनके पास करोड़ों रुपए का फर्नीचर एंड फिक्चर है, अब उसमें सिर्फ $1000 का आता है तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर उसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, फिर उसका हिसाब रखना पड़ेगा, तो अजाब है। हालांकि 1000 कुछ भी नहीं है एंटिटी के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, हम 1000 के आइटम के लिए इतना लंबा चौड़ा फटीक नहीं लेंगे, हम इसे एक्सपेंस आउट करें।
ठीक है, अब ये कौन सी बेस पे कर रहे हैं? मटीरियलिटी के बेस पे। As long as the cumulative impact of the policy is not material, the entity's financial statement will still comply with IAS 16। तो अगर वो इसे एक्सपेंस आउट कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि IAS 16 के मुताबिक उन्होंने इसे रिकग्नाइज करके गलत किया। मेटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं अनलेस कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट मटीरियल ना हो जाए। तो मटीरियलिटी में आपने इंडिविजुअल इफेक्ट भी देखना है और क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ठीक है, इंडिविजुअल एक 5 रुपए का आइटम इमटेरियल है, लेकिन अगर 5 रुपए के आइटम को आपने 100 बार खरीदा है तो 500 रुपया बन गया, तो 500 तो मटेरियल है। तो आपने उसे इंडिविजुअल आइटम टू आइटम और ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन भी देखना है और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी देखना है। तो अगर एक एंटिटी को लगता है कि पूरे साल में हमारी मैक्सिमम भी 1000 रुपए वाली परचेजेस होगी, बस सारी इकट्ठी भी कर रहे हैं तो 50,000 बन जाएंगी, तो वो भी मटेरियल नहीं है, तो बस ठीक है। लेकिन 1000 करते 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 5 लाख बन जाएंगे और 5 लाख मटेरियल है, फिर उन्हें नहीं करना चाहिए, फिर उन्हें उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज एन एसेट। तो आपने इंडिविजुअल लेवल पे भी देखना है चीज मटेरियल है कि नहीं, फिर एक्यूमुलेट करके भी देखना है कि पूरे साल में जो कुछ हुआ है क्या वो मिल के मटेरियल तो नहीं हो गया या होने के चांसेस तो नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में भी यही बात है। इसकी इलस्ट्रेशन 9 पढ़ लेते हैं, ऊपर आपने पढ़ना जरूर है बेटा, कोई चीज नहीं छोड़नी, और जो चीज क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछना। IS 16 requires disclosure of an entity's contractual commitments to purchase PPE if such commitments are immaterial, that the disclosure is proper। Commitment to purchase PPE क्या मतलब है? जो खरीद लिए हैं। कमिटमेंट का मतलब होता है अभी खरीदे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं। देखिए तो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इस तरह के 10 आपसे सिस्टम लेना चाह रहा हूँ, एग्रीमेंट हो गया, लेकिन मैंने कहा जी मैं आपसे 4 महीने बाद लूंगा, तो आज क्या मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लूँ? नहीं, वो तो मेरे पास आया ही नहीं, अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है। तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन एग्रीमेंट तो हो चुका है, आई एम लीगली बाउंड टू परचेज। तो ये डिस्क्लोजर जरूर देखना होता है कि हमने इतने करोड़ रुपए के एग्रीमेंट्स कर लिए हैं एसेट खरीदने के, हाउ एवर अभी उसकी एक्टिविटीज हमें शुरू नहीं की। लेकिन अगर वो जो एग्रीमेंट है बड़ा इमटेरियल है, छोटे मोटे आइटम्स की परचेज का, तो उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं। When organizing information, either entities should emphasize material matters। जब भी इंफॉर्मेशन आप ऑर्गेनाइज करें तो मटेरियल मैटर पे जोर दें, वही वाली बात है, मटेरियल को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं लेकिन मटेरियल पे पूरी तवज्जो दें। Ensure material information is not obscured by immaterial information। मटेरियल इंफॉर्मेशन और इमटेरियल इंफॉर्मेशन आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे, मटेरियल इंफॉर्मेशन को क्लियरली अलग रखें और उस पर पूरा काम करें। Ensure information is entity specific। और वो जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन ना बनाएं, एंटिटी से रिलेटेड जिससे इन्फॉर्मेशन मिले यूजर को, इस तरह की इन्फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करें मटेरियल इन्फॉर्मेशन को। तो बहुत ज़्यादा जनरलाइज ना करें कि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करे। एम फॉर सिंप्लिसिटी एंड कंसाइजनेस विदाउट ओमिटिंग मटेरियल डिटेल। कंसाइज रखें, कम रखें और कॉम्प्रिहेंसिव रखें, सिंपल रखें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हें इग्नोर ना कर दो। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देते हुए भी कम से कम रखने की कोशिश करें। इंश्योर फॉर्मेट्स आर अप्रोप्रिएट एंड अंडरस्टैंडेबल। जिस फॉर्मेट में दे वो भी अंडरस्टैंडेबल हो, समझ आए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। प्रोवाइड कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दें और अवॉइड डुप्लीकेशन। एक इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट ना करें, बस एक जगह जहाँ दी है तो बस काफी, बाकी जगह रेफर करते जाएंगे, अगर आपने देखना है ये तो फलां नोट में जाते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमने जरा ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसमें वो आप क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद नीचे आते हैं, यूजर्स। अब यूजर का मतलब क्या है? अब मैंने आपको बताया कि मटीरियलिटी बेस करती है यूजर की नीड्स पे और यूजर की अंडरस्टैंडिंग, मेरी नीड पे नहीं करती। नीड्स ऑफ द प्राइमरी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्राइमरी यूजर कौन है? करंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। बेसिकली तीन है जो सबसे प्राइमरी यूजर है। फिर सेकेंडरी यूजर तो बहुत है, गवर्नमेंट भी है, शेयर होल्डर्स भी हैं। शेयर होल्डर भी खैर प्राइमरी होते हैं लेकिन सेकेंडरी आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके एम्प्लॉयज हैं एटसेट्रा। प्राइमरी यूजर में वो करता है तीन, लेंडर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर आपके शेयर होल्डर इन्वेस्टर ही है, वो प्राइमरी यूजर है। Financial statement cannot always meet all of the information needs of the primary users. However, preparers of financial statement should aim to meet common information needs for each group of primary
अब यूजर भी तो कई किस्म के हैं ना, आप सारी नीड्स तो पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आपने वो ये क्या कह रहा है कि आप कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ प्राइमरी यूजर कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दें कि उनकी कॉमन जो नीड्स हैं, जो सबकी मुश्तरका नीड्स हैं, वो पूरी हो जाए। तो आप खुद अपने आप से सवाल करें कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो सबको ही चाहिए होगी, प्राइमरी यूजर को कम से कम वो जरूर दें। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो किसी खास सर्टन ग्रुप ऑफ यूजर को चाहिए वो देना जरूरी नहीं है। ठीक है, यूजर प्राइमरी यूजर को ध्यान में रखें और फिर प्राइमरी यूजर की कॉमन नीड्स को ध्यान में रखते हुए इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करें। Illustration 10, 50 investors each hold 2% of an entity's ordinary shares. One of these investors is interested in information about the entity's expenditure in France because that investor operates other businesses in that country. तो कितने 50 यूजर हैं, जिसमें से एक यूजर जो कि फ्रांस में बिजनेस करता है, तो कह रहा है मुझे तो ये भी इंफॉर्मेशन दें कि आपने जो फ्रांस में जो एक्सपेंडिचर है ना वो कितने हैं। ये कॉमन नीड है कि स्पेसिफिक नीड है? स्पेसिफिक नीड है, तो ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, in making materiality judgment, the entity does not consider the specific information needs of the single investor if expenditure in France is immaterial information for its primary users as a group. अगर पूरे यूजर के लिए वो मटेरियल है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर ही फ्रांस में होता है, तो वो देखना चाहते हैं कि इस बार आपने फ्रांस में कितना किया, फिर तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक यूजर की इंटरेस्ट है, बाकी अगर नहीं है तो फिर ये मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसिडर। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, प्रोसेस क्या है। ये उसने एक आपको प्रोसेस आइडेंटिफाई करके दिया कि इस प्रोसेस में चलना है। पहले स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन दैट कुड बी मटेरियल। आप पहले आइडेंटिफाई करें कि जो मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाह रहा हूँ उसमें से मटेरियल कौन सी है और इमटेरियल कौन सी है। ये कैसे पता चलेगा? यूजर्स को ध्यान में रख के, यूजर्स की कॉमन नीड को ध्यान में रख के। ठीक है, उसके बाद असेस वेदर द इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन दैट कुड बी मटेरियल। अब पहले आपने देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो मटेरियल हो सकती है, आपने उसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब उसे बाद में उस पर डिटेल से वर्कआउट करें, यूजर से बात करें, अपनी असेसमेंट करें और देखें कि क्या जो मेरी असेसमेंट थी कि मटेरियल हो सकती है, तो क्या ये वाकई मटेरियल है। हो सकता है हमने 10 आइटम शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बाद में पता चला नहीं 10 में से ये 8 तो मटेरियल है, ये तो बाकी यूजर्स को चाहिए होते हैं, ये 2 नहीं चाहिए। यूजर कहते हैं नहीं हमें इससे कोई कंसर्न, तो फिर आपकी लिस्ट 10 से 8 पे आ जाए। सबसे पहले तो उसे शॉर्ट लिस्ट करें, आइडेंटिफाई करें, फिर उसे असेस करें कि वाकई ये मटेरियल है बेस्ड ऑन योर सम स्टेप्स। और फिर ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उस इंफॉर्मेशन को बनाएं, तैयार करें, ड्राफ्ट करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालें। और चौथे नंबर पे रिव्यू द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर उसे रिव्यू करके अपनी तसल्ली करें कि वाकई ये चीज़ अब ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, फिर असेस करें, उसके बाद ड्राफ्ट करें और चौथे नंबर पे फिर उसे रिव्यू करें जो भी आपने बनाया। इसके बाद आ जाता है जी IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये हमारा एक स्टैंडर्ड है और ये सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस करता है और वो है कि आपने मुख्तलिफ केसेस में फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की। ठीक है, अब फेयर वैल्यू मेजरमेंट हमें फेयर वैल्यू बहुत जगह यूज करनी पड़ती है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल IAS 16, अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं तो आपको एसेट को हर साल फेयर वैल्यू पे असेस करना होता है। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड में जाएं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे जाते हैं तो आपको फेयर वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं। तो अब फेयर वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर वैल्यू का सिंपल मतलब है मार्केट वैल्यू। लेकिन अब मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू तो अब कराची की मार्केट वैल्यू कुछ और है चीज़ की, उसी चीज़ की लाहौर की कुछ और है, इस्लामाबाद की कुछ और। एक ही आइटम अगर आप इस्लामाबाद में जिना सुपर मार्केट में जाएं तो उसकी वैल्यू कुछ और है, आप पिंडी में सदर में चले जाएं तो और है, आप पिंडी के छोटे बाजार में चले जाएं तो और है, हालांकि चीज़ एक ही है। तो फिर फेयर वैल्यू का मतलब क्या है? हमें डिटरमिन करना है कि हमें कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। हमें ये देखना होता है कि हम ये जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें क्यों कर रहे हैं, मकसद के लिए। ऑब्जेक्टिव जेन में होगा तो हम ज़्यादा बेहतर असेस करें। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें देखनी होती हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि जब भी इन एनी केस आपको अगर फेयर वैल्यू मेजर करनी है तो वो कैसे करोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसे मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रोवाइड अ सिंगल सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट वेयर इट इज रिक्वायर्ड बाय अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड
rather than the guidance being spread throughout several reporting standards। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि मुख्तलिफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में अलग अलग से बताएं कि यहाँ फेयर वैल्यू कैसे मेजर करनी है। IS 16 में भी करनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले में भी करनी है, ठीक है, IS 40 है शायद उसका, उसमें भी करनी है, और बहुत सी जगह करनी है। तो हर स्टैंडर्ड में अलग अलग से बताएं कि यहाँ फेयर वैल्यू कैसे होगी। उसने कहा फेयर वैल्यू को एक अलग ही स्टैंडर्ड बना दो और हर एस्पेक्ट से उसमें डाल दो कि अगर ये करना है तो ऐसे कैलकुलेट करो, अगर ये केस है तो ऐसे करो। तो उसने एक अलग स्टैंडर्ड बना दिया। उसके बाद IS 16 वो कहता है कि वो स्टैंडर्ड है जिसमें आपको फेयर वैल्यू की जरूरत पड़ती है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, वो स्टैंडर्ड है जिसमें आपको जरूरत पड़ती है। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टैंडर्ड क्या है? जहाँ पे दो बिजनेस आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक बिजनेस बन जाता है, तो वहाँ भी अकाउंटिंग होती है, उनके एसेट्स लायबिलिटीज को इकट्ठे करना है। एक बंदा एक बिजनेस एक्वायर करेगा, दूसरा अपने आप को सरेंडर करेगा। जो एक्वायर करेगा वो कौन सी वैल्यू पे एसेट्स को देगा, तो वो सारी चीजें वहां भी डिस्कस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एसेट्स हैं और मेरे पास एसेट है, मैंने आपके सारे एसेट खरीद लिए। आपने जब एसेट एक लिया था तो आपने लिया था 4 लाख का। अब जब मैंने आपसे ले लिया, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है और मैंने लमसम पेमेंट कर दी है आपको, आपके तमाम एसेट्स की, तो मैंने उस एसेट को अपनी बुक्स में कौन सी वैल्यू पे लेना? आपका आपकी तो कॉस्ट थी 4 लाख, मैं तो 4 लाख में नहीं लूंगा। मुझे क्या लगे 4 लाख का था कि 5 का था, मैं तो देखूंगा मैंने जो एसेट लिया मैंने पैसे कितने दिए और मुझे मार्केट के हिसाब से मैं लेता तो कितने का पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, तो आप मैंने आपसे 5 एसेट लिए, ठीक है, और मैंने 5 एसेट की लमसम प्राइस दे दी 20 लाख रुपए, ठीक है, 5 एसेट्स की। आपके बुक्स में वो एसेट थे 15 लाख, आपकी बुक्स में, क्योंकि आपने जो खरीदे थे 15 लाख के खरीदे, तो आपने 15 लाख रिकॉर्ड किया हिस्टोरिकल कॉस्ट को। अब मैंने उन्हें ले लिया 20 लाख पर, तो मुझे गेन हुआ कि लॉस हुआ? अब मैंने दिए आपको 20 लाख है और एसेट मुझे मिले हैं 15 के, लेकिन 15 के तो आपको पड़े थे। मैं ये नहीं देखूंगा कि आपने कितने के लिए थे, मैं देखूंगा अगर मैं ये एसेट मार्केट से खरीदता तो मुझे कितने के पड़ते। तो अगर मैं मार्केट से खरीदता मुझे 17 लाख के पड़ते। तो मेरा जो असल में गेन आया वो 20 मंथली 17 नहीं सॉरी, मेरा लॉस आया। मैंने 17 लाख के एसेट के 20 लाख रुपए दे दिए। मेरे एसेट कितने के मिले हैं? 17 के। और मैंने पेमेंट कितनी की है? 20। तो ये 3 लाख क्या चीज है? हाँ, मैंने 17 लाख की चीजें ली जो अगर मैं मार्केट से लेता तो 17 लाख की मिल जाती, या आज मैं बेचूंगा मार्केट में तो 17 की बिकेगी, लेकिन मैंने 20 पे कर दिया। मैंने तो कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया? 3। तो 3 क्या चीज है, मैंने क्यों पे किया एक्स्ट्रा? मैं मार्केट से क्यों नहीं ले रही है एसेट? क्योंकि मैंने आपका बिजनेस एक्वायर, मैंने आपके एसेट एक्वायर नहीं किया। और जब मैं बिजनेस एक्वायर करता हूँ तो मैं फ्यूचर बेनिफिट देखता हूँ कि फ्यूचर में मुझे बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो। तो मुझे पता था कि आपके एसेट 17 लाख है, तो मैंने कभी 20 दी। तो 3 लाख मैंने एक्स्ट्रा क्यों दिया? फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। उसे क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल, मैंने आपकी गुडविल पे, आप मुझे जो 17 लाख की चीजें दे दो, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ 3 लाख की चीज पे दे रहा हूँ, आपके नाम पे, आपके ब्रांड नेम पे, आपकी गुडविल पे, कि मुझे पहले दिन से ही बना बनाया बिजनेस में होगा तुम्हारे कहते वो 3 लाख एक्स्ट्रा। ये तो गुडविल होती है। आपने मार्केट में अपनी गुडविल बनाई हुई है, अब मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने 17 लाख ऐसे लिए 20 लाख के, तो मेरी 3 लाख की गुडविल। लेकिन अगर मैं 20 लाख आपको दे रहा हूँ, ये तो फिक्स अमाउंट पे नजर आ रही है। आपकी बुक्स में ऐसे ना 14 लाख की, तो मैं सिंपली आपकी वैल्यू उठा लेता, तो 20 में से 14 तो 6 लाख की होती। तो क्या ये ठीक है? आपने कितनी के लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये फर्क पड़ता है कि मैं मार्केट से लेता तो कितने के ऊपर, एक्चुअली मैंने 3 लाख का लॉस। तो अब ये जो 17 लाख वाली वैल्यू है ये कहाँ से आई? फेयर वैल्यू थी। मैंने एसेट की फेयर वैल्यू, तो मुझे फैसला करना पड़ेगा कि एसेट की फेयर वैल्यू कैसे करती है। तो मैं तो लाहौर में हूँ या इस्लामाबाद में हूँ, क्योंकि मैं लाहौर के एसेट की प्राइस लूँ, कराची की लूँ, इंग्लैंड के लूँ, ये सारे मुझे डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो फिर हम यहाँ पढ़ेंगे कि जब भी किसी केस में आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है तो आपको किन किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्कोप में, स्कोप तो खैर आप पढ़ लीजिएगा कि वो दो स्टैंडर्ड इसमें नहीं आते, वो हम आगे पढ़ेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट्स एक स्टैंडर्ड है, उस पे ये वाला जो IFRS 13 अप्लाई नहीं होता, वहाँ अपने हिसाब से फेयर वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है। नंबर 2, लीजेस। लीजेस में भी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो अपने लिहाज से होगी, इस पे भी ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज बाकी तमाम स्टैंडर्ड्स पे या ट्रांजेक्शन पे हम इसे अप्लाई करें। ये हमें याद रखना है कि किस पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये आपने बेटा बहुत ख्याल रखना। जी, तो यहाँ से आ जाते हैं।
Identification, definition of fair value. Fair value defines the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction. कोई भी एसेट अगर खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदने के लिए जो अमाउंट पे की, या अगर लाइबिलिटी अराइज हो रही है तो लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए ये ट्रांसफर पे टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी, या लाइबिलिटी पे करने के लिए जो अमाउंट इस्तेमाल होनी चाहिए या हो रही है वो फेयर वैल्यू है उस एसेट की या लाइबिलिटी की। इन एन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन हैप्चर्ड नहीं है, एक तरीके से मार्केट के हिसाब से ट्रांजेक्शन हो रही है, जो मार्केट का कल्चर है उस हिसाब से हो रही है, उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक हो रही है बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और ट्रांजेक्शन किन के दरमियान हो रही है? जो मार्केट में लोग पार्टिसिपेट कर, मार्केट के पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? बायर और सेलर। और बायर और सेलर कौन से? दूसरे विंडो शॉपिंग नहीं कर रहे, वाकई खरीदने और बेचने के लिए आए हैं। ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पे में हिस्सेदार हैं। तो बायर और सेलर के दरमियान जो कि सीरियस बायर और सेलर हैं और जिनके पास मार्केट की इंफॉर्मेशन है वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके दरमियान जो प्राइस सेटल हो रही है एट द मेजरमेंट डेट, और किसी एक डेट, मतलब आज की बात है 18 जून को, इसकी क्या फेयर वैल्यू है। इसका मतलब है 18 जून को अगर मैंने ये एसेट परचेज करना है तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपस में इसकी प्राइस आपस में निगोशिएट कर रहे हैं ऑर्डरली ऑर्डरली मैनर में, और आज की डेट, वो आज की इसकी फेयर वैल्यू। कल जब हो जाएगी तो फिर ये फेयर वैल्यू रेलिवेंट हो जाएगी। कल फिर कल की डेट के हिसाब से देखना है कि 19 जून को जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसकी क्या वैल्यू आपस में डिसाइड, तो उसने सारी चीजें इंक्लूड कर दी कि एसेट को खरीदने के लिए या लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए जो प्राइस आप दोगे या लोगे, एक ऑर्डरली मैनर में, बराबर सिस्टमेटिक मैनर में, और कौन दे लेगा? मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और एक मेजरमेंट डेट पे लेंगे, ये मेजरमेंट डेट स्पेसिफिक होती है, ये नहीं होता आज कैलकुलेट कर ली तो फॉर एवर बस यही चलेगी, पर ये इसकी फेयर वैल्यू एसेट की नो, ये डेट के हिसाब से चेंज होगी। मखसूस डेट पे मार्केट पार्टिसिपेंट ऑर्डरली मैनर में एसेट खरीदने के लिए या लाइबिलिटी सेटल करने के लिए जो भी आप हमें निगोशिएट करके फाइनल करते हैं वो फेयर वैल्यू। ठीक है, तो इसे आपने जरा ध्यान में रखना है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉलेजेबल थर्ड पार्टीज। मार्केट पार्टिसिपेंट वो हैं, वही वाली बात कि जो हमें विंडो शॉपिंग करने नहीं आए, नॉलेजेबल, उन्हें मार्केट की सारी प्राइसेस का, टर्म्स एंड कंडीशंस का पता है, वो सीरियस नोट पे सेल परचेज करना चाह रहे हैं। व्हेन प्राइसिंग एन एसेट और लाइबिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट वुड टेक इनटू अकाउंट कंडीशन, लोकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन। तो वो तीन चीजें देखें, इस चीज की एक हालत कैसी है, जाहिर उस हिसाब से प्राइस लगेगी, लोकेशन ये कहाँ पड़ी हुई है उससे के हिसाब से प्राइस चेंज होगी, और रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज के, मैं इसे कितना यूज कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता उस हिसाब से प्राइस चेंज होगी। अगर मैं आपको इसे सब कहता हूँ कि जी 24 में 12 घंटे आपका है, 12 घंटे मैं लो रखूंगा अपने पास, फिर तो आप उसकी पूरी प्राइस तो नहीं देंगे। आप कहेंगे सर अगर मैं 1 लाख का है तो मैं फिर आपको 50,000 दूंगी, आप तो मुझे आधे दिन के लिए दे रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कंडीशन, अगर ये बहुत बुरी कंडीशन पे है तो इसकी प्राइस कम होगी, अगर बहुत बिल्कुल नहीं है अभी तक तो प्राइस ज्यादा होगी। और लोकेशन, अगर मैं आपको कहता हूँ कि जी मैं आपको ये देने को तैयार हूँ, मैं अभी इस्लामाबाद में पड़ा है, आप आके ले जाना, आप आओगी गाड़ी में ले जाओगी, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मुझे नहीं करोगी, कोई डिस्काउंट लेने की शायद कोशिश ना करो। मैं कहता हूँ नहीं जी मेरा सिस्टम तो कराची पड़ा है, आप कराची से मंगवा दो, अब कराची से आने की भी तो कॉस्ट आएगी, तो फिर आप उसकी आज की ये वाली इस्लामाबाद की प्राइस तो मुझे नहीं देंगी। आप कहेंगे सर वो कराची की जो 20,000 रुपये मेरा लगना है वो मैं एडजस्ट करूंगी फिर। अगर इसकी प्राइस इस्लामाबाद में 100 है तो मैं आपको 80 दूंगी, 20,000 तो मेरे लगने हैं कराची मंगवाने के, या तो आप मंगवा के मुझे यहाँ दे दें, मैं 100 आपको दे देती हूँ, नहीं तो मैं तो आपको 80 दूंगी। तो लोकेशन भी मैटर कर जाती है, कंडीशन, लोकेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज, ये तीन चीजें आपने याद रखी। ठीक है। When determining fair value, it should be assumed that market participants are not forced into transaction. They are not suffering from cash flow shortages. मतलब वो उन्हें जबरदस्ती ट्रांजैक्शन में नहीं डाला जा रहा, वो विलिंग है। ठीक है, वो विलिंग का मतलब है वो करना चाह रहे हैं ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन करने के रिसोर्सेज भी उनके पास मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, और नॉलेजेबल भी हैं, उन्हें सब चीज़ों का पता है, विलिंग भी है। और विलिंग में क्या आता है कि वो करना भी चाह रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। IFRS 13 noted that there are various approaches to determining fair value। अब वो अप्रोचेस बता रहा है कि फेयर वैल्यू कितने तरीकों से डिटरमिन हो सकती है। मार्केट अप्रोच,
और कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच। मार्केट अप्रोचेस, कॉस्ट अप्रोचेस और इनकम अप्रोचेस। मार्केट अप्रोचेस मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देखेंगे मार्केट इसे क्या वैल्यू देती है। कॉस्ट अप्रोच कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे आपको क्या कॉस्ट पड़ी थी और उसमें एडजस्टमेंट करके इसकी आज की वैल्यू निकाल दें। अब वो देखेंगे क्या होती है। इनकम अप्रोच ये कितनी इनकम जनरेट करेगा आपके लिए, ठीक है, ये फ्यूचर में कितनी इनकम जनरेट करेगा आपके लिए उसे बेस। अब मार्केट अप्रोच का ना भाई ये लैपटॉप है या सिस्टम है बेचना है, बस बेच दें क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी अच्छी प्राइस पे बिकता है बिके। तो मैं कौन सी अप्रोच पे जाऊंगा, मार्केट अप्रोच। मैं मार्केट देखूंगा, जिस दुकान से मुझे बेहतरीन प्राइस मिलेगी मैं वहां चला जाऊंगा। अगर मैं इसे बेच के नया लेना चाह रहा हूँ, और नया का मतलब है इसे बेच के इसी जैसा नया और लेना चाह रहा हूँ, इसे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। अब मैं एक्चुअली इसे बेच नहीं जा रहा, मैं इसे प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बेच रहा, ये पुराना हो गया। तो मैं कह रहा हूँ इसे दे के नया ले ले ताकि मेरा काम चलता रहे। अब मेरी साइकोलॉजी या मेरा पर्पज थोड़ा फर्क है। अब मैं जाऊंगा कॉस्ट अप्रोच पे एक तरह से कि अगर मैं इसे देख के नया लेता हूँ तो कहाँ पे इसकी प्राइस ठीक लगे और नया भी मुझे अच्छा मिल जाए, तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी बदल जाए, उसे पढ़ेंगे का। और तीसरा, अगर मैं इसे खरीद रहा हूँ और मैं इसे बेचना नहीं चाहता, मैं इसे यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कितने में खरीदूँ, किस वैल्यू, क्या वैल्यू लगाऊं, इसकी फेयर वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू में खरीदूं, वो कैसे निकलेगी। अब मैंने ये नहीं देखना कि मैं बाद में बेचूंगा तो कितने का मिलेगा, ठीक है, मैं ये नहीं देख, मैं ये भी नहीं देखूंगा कि मैंने इसे रिप्लेस करना हुआ तो क्या मुझे फायदा नुकसान होगा कि नहीं, कोई ना मैंने रिप्लेस करना है ना मैंने बेचना है तो यूज करना है। मैं ये देखूंगा कि आज मैं कितने में लूँ कि फ्यूचर में जब ये मुझे अर्निंग करके दे तो मुझे फायदा हो। अगर ये आज 1 लाख का मुझे मिल रहा है और फ्यूचर में ये 5 साल चलेगा मुझे 15 लाख अर्न कर देगा तो मैं फौरन 1 लाख का खरीद लूँ। लेकिन अगर मैं 1 लाख का खरीदता हूँ इसकी मैक्सिमम जो अर्निंग होगी अगले 5 साल में वो होगी 90,000 या 1,10,000, मैं नहीं लूंगा। मैं कहूँगा 1 लाख खर्च भी करूँ 5 साल लगाऊंगी और सिर्फ 1,10,000 कमाऊँ तो फायदा नहीं। तो मैं जब इसे यूज के लिए लेना चाह रहा हूँ तो मैं तीसरी अप्रोच पे जाऊँ, कौन सी, इनकम अप्रोच, कि ये कितनी इनकम अर्न करके दे। अगर मैं इसे बेचने के लिए खरीद रहा हूँ तो मैं कौन सी अप्रोच पे जाऊंगा, पहली अप्रोच, मार्केट अप्रोच। और अगर मैं इसे लेता हूँ और इसे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, उसकी वैल्यू लगाना चाहता हूँ, मैंने इसे रिप्लेस करना है तो उसकी क्या वैल्यू है, तो मेरी अप्रोच कॉस्ट अप्रोच भी हो सकती है। अब इसे आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि तीनों अप्रोचेस का मतलब क्या है और हम इसे कैसे करते हैं। बेसलाइन समझ आ गई इसकी। चलो, अब आगे द प्राइस है। Whatever approach is taken, the aim is always the same, to estimate the price that would be transferred in a transaction with a market participant। जो भी अप्रोच अप्लाई करो पर मकसद एक ही है कि जब इसे बेचा जाएगा तो प्राइस आपस में क्या नेगोशिएट हो। द प्राइस, फेयर वैल्यू इज ए मार्केट बेस्ड मेजरमेंट, ठीक है, नॉट वन दैट इज एंटिटी स्पेसिफिक। मतलब फेयर वैल्यू का ताल्लुक मार्केट में इसकी प्राइस से होता है, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उससे नहीं होता है। एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, ये है मार्केट आपको कितने पैसे देने को तैयार है। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसे आपने याद रखना है कि फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट मार्केट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। Market based measurement means that when determining the price at which the asset would be sold or the price paid to transfer a liability, observable data from active market should be used where possible। तो मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि हम जो एक्टिव मार्केट है उसमें जो डाटा चल रहा है उसमें जो प्राइस चल रही है उसे फेयर वैल्यू कंसिडर करना। अब अगला सवाल आ गया कि एक्टिव मार्केट किसे कहते हैं, कौन सी होगी एक्टिव मार्केट। ट्रांजेक्शन हो रही है जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हर वक्त मौजूद हैं, ट्रांजेक्शन हो रही हैं, उसकी हम डेफिनेशन पढ़ ली और वो रेडली अवेलेबल प्राइस मौजूद है उस एसेट। एन एक्टिव मार्केट इज अ मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन फॉर द एसेट और लायबिलिटी अकर फ्रीक्वेंट, वही वाली बात, जिनमें अक्सर ट्रांजेक्शन हो रही होती। तो शेयर्स की एक्टिव मार्केट कौन सी है, स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन कौन से शेयर्स की, लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की। अनलिस्टेड कंपनी की मार्केट नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर तो ट्रेड नहीं होते। हम ये कह सकते हैं कि लिस्टेड कंपनीज के शेयर की एक्टिव मार्केट मौजूद है बट अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर की एक्टिव मार्केट मौजूद नहीं। आपको खुद सर्च करना पड़ता है दोस्तों में जाके कि मैं बेचना चाह रहा हूँ ले लो। एक कोई आपको फोरम अवेलेबल नहीं होता जहाँ जाके शेयर रख दें और कोई भी खरीद के ले जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, IFRS 13 क्लासिफाइज इनपुट इनटू वैल्यूएशन टेक्निक्स यूजिंग 3 लेवल्स, ठीक है। इनपुट इनटू वैल्यूएशन टेक्निक्स यूजिंग 3 लेवल्स। जो वैल्यूएशन टेक्निक्स हैं 3, उसमें वो कहता है इनपुट
वो कह रहा है कि 3 लेवल पे, वो कहता है कि आपने 3 लेवल पे सोचना है कि आपने इनपुट कैसे देनी है या इसके अंदर से डाटा क्या फीड करना है और क्या निकालना है। नंबर वन, इनपुट्स आर कोटेड प्राइजेस फॉर आइडेंटिकल एसेट इन एक्टिव मार्केट। सबसे पहले तो ये कि अगर उसकी एक्टिव मार्केट मौजूद है तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो कहाँ से आएगी, मार्केट पे प्राइस उठा रहे हैं सबको। नंबर टू, inputs are observable prices that are not level 1 input. Level 2 inputs may include quoted prices in similar assets in active markets, quoted prices in identical assets in less active markets, observable inputs that are not prices such as interest rates. वो कह रहा है कि एक चीज की तो एक्टिव मार्केट है तो आप वहां गए प्राइस मिल लो, एक चीज की एक्टिव मार्केट नहीं है लेकिन इस चीज की प्राइस तो लगानी है, वैल्यू तो लेनी है, तो कैसे लोगे आप। एक्टिव मार्केट है लेकिन इस एसेट की नहीं है, इससे मिलते जुलते एसेट की है, तो वहां जाओ, वहां से उस एसेट की प्राइस करो और उसे एडजस्ट कर लो कि वो एसेट अगर 2 लाख का है, मेरा से थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी का है, चलो मेरा 2 नहीं 2 का होगा। एक्टिव मार्केट की प्राइसेस यूज करो लेकिन सिमिलर एसेट तो है नहीं, तो मिलते जुलते एसेट की एक्टिव मार्केट में जाओ और उसे एस्टिमेट करने के लिए। लेवल 2 में उसने ये, लेवल 1 में क्या था, एक्टिव मार्केट भी मौजूद है और एसेट भी बिल्कुल सेम है, तो उस पर मार्केट की प्राइस उठाओ। लेवल 2 में है कि एक्टिव मार्केट वाले एसेट में जाओ और उसे एडजस्ट करके अपने एसेट की प्राइस आइडेंटिफाई कर लो। और दूसरा, अ, या अब हमने क्या किया था, आइडेंटिकल एसेट नहीं देखा था, सिमिलर एसेट देखा था और लेकिन मार्केट एक्टिव थी। अब ये भी नहीं है, हमारा एसेट बिल्कुल सिमिलर एसेट मौजूद है लेकिन मार्केट एक्टिव नहीं है। तो देखो अगर कोई इनएक्टिव मार्केट है वहां से भी तो प्राइस एस्टिमेट हो सकता है, लेकिन एसेट बिल्कुल आपके पास है तो वहां चले जाओ। पहले में क्या था, एक्टिव मार्केट मौजूद है लेकिन आपके एसेट की नहीं है, किसी और की है वो, लेकिन एसेट मिलता जुलता है, सिमिलर टाइप है, तो अब उसकी एक्टिव मार्केट प्राइस होगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि मार्केट एक्टिव नहीं है लेकिन एसेट वही है जो आपका है, मतलब एक्टिव मार्केट नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं बिकता है, तो अंदाजा हो सकता है कि ये कितने का बिक रहा है। तो आप इन एक्टिव मार्केट में जाओ और बिल्कुल अपने जैसा आइडेंटिकल एसेट की प्राइस जो भी लग रही है उसे एडजस्ट करके उठाओ। और तीसरे नंबर पे जो प्राइजेस नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, उन्हें यार यूज करके अपना मार्केट का एस्टिमेट किया। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश, मतलब ये एसेट फ्यूचर में मुझे कितने कैश फ्लोज देगी, पहले साल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और आपका अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन ये अगले 5 सालों में मुझे प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्टेक्ट में कितना बेनिफिट देगा, तो मुझे इससे ज्यादा पे नहीं देगा। एक आइडिया हो गया। अब आपने क्या यूज किया, प्राइस तो यूज नहीं कोई कोई मार्केट की, ना एक्टिव मार्केट ना इनएक्टिव मार्केट, आपने तो इंटरेस्ट रेट यूज किया है। डिस्काउंट का जो एक फैक्टर्स है या डिस्काउंट के डिस्काउंटिंग की जो टेक्निक है वो यूज की है और एक प्राइस एस्टिमेट कर दिया, फेयर वैल्यू एस्टिमेट कर दिया, तो ये तीसरा है। ठीक है, ये कौन से हैं, एक तो ओवरऑल लेवल 1 है, फिर लेवल 2 में 3 सब लेवल्स। ठीक है, तीनों में से किसी को आप चूज कर सकते हो। और लेवल 3 क्या है, इनपुट्स आर अनऑब्जर्वेबल। अब वो जो इनपुट्स हैं या जो चीज डाटा है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ना एक्टिव मार्केट मौजूद है ना इनएक्टिव मार्केट मौजूद है, और एसेट की नेचर भी ऐसी है कि इसकी प्राइस नहीं पता चलती, बहुत यूनिक किस्म का एसेट है, बहुत ही कम लोगों के पास है, तो उसकी प्राइस का डिटर्मिनेशन का तरीका ही कोई समझ नहीं है। आप क्या, inputs are unobservable. Unobservable inputs could include cash or profit forecast using an entity's own data. अब मार्केट बेस पे ना जाओ, अब अपने डाटा को बेस करके कोई एस्टिमेट सा बना के लोगों के सामने रख दो। अब उनकी मर्जी है, मानते हैं तो माने, नहीं मानते तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो तीसरे लेवल में क्या है कि अपने एंटिटी का डाटा यूज करो और एक रीजनेबल एस्टिमेट बनाने की कोशिश करो कि लोग कहें हाँ यार इतना हो सकता है। तो 3 लेवल्स हैं, सबसे लेवल 1 को फॉलो करो, अगर नहीं फॉलो होता तो फिर लेवल 2 पे जाओ, लेवल 2 में फिर 3 सब लेवल्स हैं उन्हें देख लो, किसी एक को यूज कर लो, और अगर लेवल 2 भी नहीं फॉलो हो पा रहा तो लेवल 3 पे जाओ और बस फिर आगे बढ़ते हो। ठीक है, इसे आपने याद रखना, इसे आपने भूलना नहीं है। अच्छा जी, a significant adjustment to a level 2 input would lead to it being categorized as a level 3 input। ठीक है, ये खैर वो एक अलग बात कर रहा है कि लेवल 2 की को एडजस्ट करोगे तो आपका एंटिटी स्पेसिफिक, आप मतलब लेवल 2 को आप यूज कर सकते हो लेवल 3 में भी, मतलब लेवल 2 में क्या है, सिमिलर एसेट, तो इसे आप अपनी एंटिटी स्पेसिफिक डाटा उठाओ तो अपनी एंटिटी के अंदर देख लो कि सिमिलर एसेट कौन से हैं और उनकी तकरीबन क्या प्राइस है, मतलब लेवल 2 को लेवल 3 के कॉन्टेक्स्ट में अपने डाटा के लिए यूज करके कोई एस्टिमेट कर लो।
ये भी पॉसिबिलिटी है। प्रायोरिटी इज गिवन टू लेवल 1 इनपुट, द लोएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू लेवल 3। वो तो हमें पहले ही पता है, नजर आ रहा है कि सबसे अथेंटिक कौन सा है और सबसे वीक कौन सा। इलस्ट्रेशन जो है बेटा ये आपने एक बार खुद पढ़ लेनी है और कल हम इसे डिस्कस करेंगे, आपने पढ़नी जरूर है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ते हैं। बैकलावा, बैकलावा हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, has an investment property that is valued at fair value. This property is rented out on short term leases. Investment property कौन सी होती है? आपके नॉन करंट एसेट जो आपने बेचने के लिए या आपने रेंट आउट करने के लिए खरीदे होते हैं, यूज के लिए नहीं खरीदे होते। उसका स्टैंडर्ड ही अलग है, IS 40। उसमें दो ऑप्शन है, या तो इन्हें कॉस्ट पे रखो या इन्हें फेयर वैल्यू पे रखो। तो कह रहे जी उसने कौन सी ऑप्शन चूज की हुई है? फेयर वैल्यू। The director wish to fair value the property by estimating the present value of net cash flows that the property will generate for backlog. वो कहते हैं कि फिर आप इसे किस पे करो, आप इसकी जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करो कि फ्यूचर में इससे आपको जितने बेनिफिट्स होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ये इसकी फेयर वैल्यू होगी। तो फ्यूचर बेनिफिट क्या होंगे? ये इतने इतने रेंटल देगी आपको और जब बिकेगी तो उतने पैसे देगी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। ठीक है, वो कह रहे हैं हमें इस अप्रोच पे जाना चाहिए। अच्छा जी। The director argued that this best reflects the any way in which the building will generate economic benefits for Lava. The building is unique, although there have been many sales of similar building in the local area. बिल्डिंग बड़ी यूनिक सी है, मतलब ऐसी बिल्डिंग और कोई नहीं है, लेकिन वहां बहुत सी सिमिलर बिल्डिंग्स हैं उस इलाके में, लोकल एरिया में, जो सेल हुई हैं। सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। जो सेल हुई हैं तो वहां से फिर उसकी प्राइस थोड़ा चल सकती है। अब ये एक्टिव मार्केट है कि सेकंड लेवल की मार्केट है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव मार्केट में तो हर वक्त ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन इनएक्टिव को सेल हुई है तो वहां से एक एस्टिमेट किया जा सकता है। और सिमिलर वाला चक्कर, ठीक है ना, आइडेंटिकल वाला चक्कर नहीं, और डिसिमिलर वाला चक्कर भी नहीं है। डिस्कस वेदर द वैल्यूएशन टेक्निक सजेस्टेड बाय द डायरेक्टर्स कंप्लाइज विद द IFRS स्टैंडर्ड। बताएं क्यों? वो नहीं हो रही ना, वो तो बेटा नहीं हो रही ना। सिमिलर सिमिलर नहीं, आइडेंटिकल एसिड। आइडेंटिकल एसिड वाला काम तो नहीं हो पा रहा, तो फिर सेकंड लेवल पे किस पे जाना है? सिमिलर पे। वो तो फिर हम जा सकते हैं। तो फिर क्या उनकी अप्रोच ठीक है? क्यों? क्यों तो फिर ये गलत क्यों? अप्रोच गलत क्यों? कैश फ्लो वाली टेक्निक तो है ना, लेवल 2 में है, लेवल 3 में भी है। लेवल 3 है बेसिकली। जी। अब इसमें दो तीन एस्पेक्ट हैं, देखें उनके पास एक ऑप्शन है, लेवल 1 पे जाए। लेवल 1 पे जाके आइडेंटिकल एसेट और मार्केट प्राइस, वो तो है नहीं। सिमिलर बिल्डिंग तो है, आइडेंटिकल बिल्डिंग तो कोई नहीं, और एक्टिव मार्केट भी नहीं है, तो लेवल 1 फॉलो नहीं होता। लेवल 2 पे जाए, उसमें क्या था? आइडेंटिकल एसेट, इनएक्टिव मार्केट, वो भी नहीं है। सिमिलर बिल्डिंग्स और इनएक्टिव मार्केट, ये तो किया जा सकता है। तो उससे आप एक आइडिया ले लें। और लेवल 3 अगर ये नहीं करना चाहते तो लेवल 3 में के अपने कैश फ्लोज को एस्टिमेट करें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। तो लेवल 3 तो लीस्ट प्रेफर्ड होता है। अगर लेवल 2 पूरा किया जा सकता है तो आपको लेवल 2 पे जाना चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक और पॉइंट भी थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, वो क्या है, और इसे आपने घर से पढ़ना है, पहले आपने खुद असेस करना है फिर इसे पढ़ना भी है। एक पॉइंट ये है कि आप कौन से मॉडल पे हैं, कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल? फेयर वैल्यू मॉडल। तो फेयर वैल्यू मॉडल पे आपने कॉस्ट तो नहीं लेनी, लेनी फेयर वैल्यू है, तो बात क्लियर है। जब फेयर वैल्यू लेनी है तो आगे उसकी वर्किंग हो रही है। अब फेयर वैल्यू मॉडल का मतलब क्या है कि हमने इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का? इसका ऑब्जेक्टिव यूज भी है, और अगर सेल हुई तो सेल भी है। आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे आप कर रहे हैं कि नहीं? आप उसके यूज की भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और सेल की भी निकाल रहे हैं, तो बाजार तो ठीक लग रहा है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडल के हिसाब से आपको फेयर वैल्यू ही निकालनी है, कोई और वैल्यू नहीं लेनी। अब जब फेयर वैल्यू निकालनी है तो 3 लेवल्स हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि आपको लेवल 2 पे चले जाना चाहिए। लेवल 3 पे तो उस वक्त जाएं जब लेवल 2 पूरी तरह से फेल हो या ना कर पा रहा हो या रिलायबल हो। बस से अपने घर पे पढ़ना है और देखना है कि उसने क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान में रखो। फिर मार्केट्स,
वही वाले ही आ गई कि मार्केट कितनी तरह की है, एक्टिव और इनएक्टिव। एक्टिव मार्केट कौन सी थी, जहां हर वक्त फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन हो रही है। अब मार्केट के उसने कुछ और पैरामीटर बताए। द प्राइस रिसीव्ड व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और पेड व्हेन ए लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड मे डिफर डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक मार्केट। वही वाली बात, F7 का रेट कुछ और है, कराची का कुछ और है, रावलपिंडी का कुछ और है, एक ही चीज का। प्रिंसिपल मार्केट, बुनियादी मार्केट। IFRS 30 says that the fair value should be measured by reference to the principal market. अब एक्टिव मार्केट भी दो तरह की हो सकती है, प्रिंसिपल और सेकेंडरी। प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है जी, और सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? प्रिंसिपल मार्केट वो जो बनी ही साइड एसेट के लिए है और प्राइमरीली वहीं पे सारी ट्रेड होती है, जैसे होलसेल मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट, यहाँ से लोग माल खरीदते हैं और फिर मुख्तलिफ जगह पे इसी प्रोडक्ट की मार्केट्स मौजूद हैं, वो भी एक्टिव है, लेकिन वो सेकेंडरी है। उसके ऊपर एक बड़ी मार्केट है जहां से सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आप ये समझ लें कि आप कह सकते हैं किसी हद तक कि होलसेल मार्केट जहां से चीज निकलती है वो प्रिंसिपल मार्केट है, और जब उसके बाद छोटी मार्केट्स बन जाती हैं जो अपने अपने तौर पर डील कर रही होती हैं लेकिन उसी प्रोडक्ट की, वो सेकेंडरी मार्केट्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल मार्केट अब आगे पढ़ते हैं क्या है वो कहता है, इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा। The principal market is a market with the greatest activity for the asset or liability being greatest activity। तो greatest activity कहाँ होती है? एग्जैक्ट ऊपर वाले लेवल पे, होलसेल लेवल पे। जब पेप्सी कोला बिकती है तो सबसे पहले कौन किसे बेचता है? सबसे पहले पेप्सी कौन बेचता है? कहाँ पे पहली बार सेल होती है पेप्सी? मार्केट में कौन बेचता है, सेलर कौन होता है? मैन्युफैक्चरर। जो पेप्सी की फैक्ट्री है जब बंद हुई है, सबसे पहले तो वो सेल करता है। किसे सेल करता है? आपको करता है डायरेक्टली, और पेप्सी की फैक्ट्री में जाके कह सकते हैं मुझे दो बोतलें दे दें। वो क्या नहीं करता है? डीलर्स को। स्टोर भी तो डीलर ही होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा बल्क माल उठाते हैं, होलसेलर्स को बेचते हैं। होलसेलर में स्टोर्स भी आ जाते हैं, होलसेलर में होलसेलर जो सिर्फ पेप्सी की एजेंसी चला रहा है वो भी आ जाता है। अब ये भी आगे बेचता है। वो जो डीलर है वो किसे बेचता है? अगर वो स्टोर नहीं है तो होलसेलर है और एजेंट है, एजेंसी है उसकी, वो किसे बेचता है? आम मार्केट में छोटे दुकानदारों को, वो उससे खरीदते हैं। फिर छोटे दुकानदार किसे बेचते हैं? आपको और मुझे। तो कितनी मार्केट्स हो गई? दो तीन मार्केट्स हो गई। इनमें प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर। तो लेकिन अब मैंने ये देखना है कि मैं कौन? मैं होलसेलर हूँ। अगर मैं होलसेलर हूँ तो मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है? वो मैन्युफैक्चरर। अगर मैं एंड यूजर हूँ, जैसे मैं और आप हैं, मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है? मैं तो होलसेलर से नहीं खरीद सकता, मैं तो फैक्ट्री से तो खरीद ही नहीं सकता, होलसेलर से भी नहीं खरीद सकता। क्या कोई कहे मैं तो दुकानदारों को बेचता हूँ, मैं कैसे खरीदूंगा, स्टोर से या दुकानदारों से? तो मेरे लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी हो गई? स्टोर या शॉप। लेकिन जो होलसेलर है उसके लिए प्रिंसिपल मार्केट कौन सी हो गई? मैन्युफैक्चरर। मतलब उसके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है, जो मैन्युफैक्चरर हर जगह बेच रहा है, किस प्राइस पे बेच रहा है, कैसे चल रहा है, तो ये चीज आपने याद है। So the principal market is a market with the greatest activity. The entity must be able to access the principal market। मतलब मेरी एक्सेस होनी चाहिए। मैं मैन्युफैक्चरर से खरीद नहीं सकता डायरेक्टली, तो वो मेरी प्रिंसिपल मार्केट तो ना हुई। मेरी प्रिंसिपल मार्केट वो है हाईएस्ट मार्केट, जहां पे जाके मैं खरीद सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर स्टोर से भी खरीद सकता हूँ, मैं बाहर जाके काम शॉपकीपर से भी खरीद सकता हूँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि जो होलसेलर है, जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के अपने पास स्टोर करता है, वो भी कहता है कि जी मैंने बाहर शोरूम बनाया हुआ छोटा सा, मैं होलसेल प्राइस पे भी देने को तैयार हूँ, जो लेता है एक बोतल वो दो बोतल वो भी ले लेगा। मेरे पास तीन ऑप्शन है। मैं डायरेक्टली होलसेलर से खरीद लूँ जाके उसके डिस्प्ले रूम से, मैं किसी बड़े स्टोर से खरीद लूँ, और मैं आम शॉपकीपर से खरीद। इनमें हाईएस्ट मार्केट कौन सी है? होलसेल। तो मेरे लिए फिर मैं प्रिंसिपल मार्केट इन तीनों में से कौन सी होगी? होलसेलर। लेकिन अगर होलसेलर मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता, वो सिर्फ शॉपकीपर को बेचता है, तो मेरे लिए फिर प्रिंसिपल मार्केट कौन सी होगी? स्टोर। क्योंकि स्टोर आम दुकानदार से थोड़े से कम पैसों पे बेचे और उनकी मार्जिन होता है। फिर मेरी प्रिंसिपल मार्केट होगी ये। इसका मतलब मुझे एक्सेस होनी चाहिए उस मार्केट पे, अगर एक्सेस है तो वो मेरी प्रिंसिपल मार्केट है। अगर मेरी अप्रोच ही नहीं है वहां तक, तो फिर मेरे लिए तो वो यूजलेस है। ये बात पे कह रहा है वो, एंटिटी मस्ट बी एबल टू एक्सेस द प्रिंसिपल मार्केट। ठीक है, एट द measurement date। This means that the principal market for the same asset can differ
बिटवीन एंटिटीज। मेरी एक्सेस पेप्सी तक है, मैं पेप्सी से भी माल उठा लेता हूँ कि मेरी प्रिंसिपल मार्केट पेप्सी है। मेरे साथ दूसरी फैक्ट्री है, उसे पेप्सी लिफ्ट नहीं कराती, उसे होलसेलर से लेनी पड़ती है, उसकी प्रिंसिपल मार्केट होलसेलर। ये एंटिटी पे की एक्सेस पे डिपेंड करता है कि उसकी प्रिंसिपल मार्केट कौन सी है। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट ये दूसरी टर्म है। इसका क्या मतलब है, नाम से ही लग रहा है, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। क्या मतलब है, सबसे कम प्राइस, सबसे अच्छी क्वालिटी, मतलब वहां मुझे ओवरऑल एडवांटेज सबसे ज्यादा। ठीक है। If there is no principal market, then the fair value is measured by reference to the prices in the most advantageous। अगर प्रिंसिपल मार्केट मौजूद ही नहीं है तो फिर आपने मार्केट प्राइस वो लेनी है उस मार्केट की जहां पर सबसे बेस्ट प्राइस हो। तो अगर मैं एक शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मुझे पेप्सी की बोतल 120 रुपए की मिलती है, और मैं एक स्टोर पे जाता हूँ मुझे 110 की दे देता है, अगर मेरे लिए मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है, स्टोर की। तो फिर मुझे जो फेयर वैल्यू असेस करनी है ना, वो स्टोर के हिसाब से करनी है। ठीक है। The most advantageous market maximizes the net amount received from selling an asset, etc. ठीक है। Transaction costs such as legal and broker fees will play a role in deciding which market is most advantageous। ऐसे ही है, शॉपकीपर के पास जाता हूं, मेरे घर के बिल्कुल साथ में, और मुझे 120 रुपए की देते हैं, और मेरी ही कम्युनिटी में एक स्टोर है, वो मुझे 115 की दे देते हैं। तो मेरे लिए मोस्ट एडवांटेजियस कौन सी है, स्टोर। तो अच्छा, मेरे इलाके में शॉपकीपर है, मुझे 120 की देता है। मेरे इस इलाके के साथ वाले इलाके में स्टोर है, वो मुझे 115 की देता है। लेकिन मुझे जब उस इलाके में जाना होता है वो 3-4 किलोमीटर आगे है, तो मेरा तो पेट्रोल लग जाता है कि 30-40 रुपये में। अब मेरे लिए मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट कौन सी है, शॉप। 120 - 0, और उधर 115 प्लस 40, वो तो 120 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, वो कह रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी ध्यान में रखें, मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को डिसाइड करती है। ठीक है, और उसकी प्राइस लेनी है आप। अच्छा जी, उसके बाद टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ये बेटा आप आज पढ़ लोगे और कल हम इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे पढ़ के आना है, इसे इजी नहीं लेना ताकि हम सिलेबस को जल्दी खत्म करें। नन फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट कौन से होते हैं, वो तो सबकी होती है, वो तो उसकी भी होती है। वो यहाँ पे वैल्यू बड़े इसकी वैल्यू में बढ़ी जा सकती है ना, एडवांटेजेस मार्केट, मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट, प्रिंसिपल मार्केट, और तीन को लेकर उसका एक्सेप्शन। तो इसकी भी निकल ही है। मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं, जो अल्टीमेटली इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट होते हैं, जो कैश इक्विवेलेंस, जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कैश इन है, बैंक बैलेंस, किसी कंपनी के शेयर, तो जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे देंगे वो फॉरन बेचेंगे, कोई भी चीज जो फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट हो सकती है वो मार्केट। नॉन मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नहीं यूज का, और तुम्हें कैश करवाना या यूज। नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होती है, जिनमें आपका मकसद इसे कैश में कन्वर्ट करना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव में यूज करके इनकम जनरेट, ये होती है नॉन। ठीक है, हो सकता है ये भी आप बेच दें और कैश ले लें, लेकिन आपका आपकी इंटेंशन है बेचने की, मतलब ज़्यादा इन्हें इंटेंशन यूज करनी है। ये या जो टाइम देते हैं कैश में कन्वर्ट करते हुए, उन्हें कहते हैं नॉन। ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं मैंने लिया भी था, और ये भी कि कितनी देर में कैश में कन्वर्ट होगा, ऐसे ऐसे देते हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ लेते हैं। नॉन फाइनेंस, नॉन मॉनेटरी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी तकरीबन वही है, उसे पढ़ लेते हैं। What is a non-financial asset? The difference between financial and non-financial asset is covered in detail in Chapter 12. Financial asset include contractual rights to receive cash। आपका राइट है जब चाहे कैश रिसीव करें, कंपनी के शेयर्स, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। ठीक है, जब चाहे जाके बेच। नंबर टू, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, वही वाली बात। लेकिन इक्विटी शेयर में वो इन्वेस्टमेंट जो कि इजीली कन्वर्टेबल है, वो मॉनेटरी एसेट है, जो आसानी से कन्वर्ट नहीं होती है, जिसमें टाइम का स्पैन लगा हुआ है कि इतने टाइम तक हम नहीं बेच सकते, उन्हें जनरली फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट नहीं कहते। ठीक है, इन्हें हमने याद रखना है। नॉन फाइनेंशियल एसेट में क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है,
और इंटेंजिबल एसेट। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल एसेट शॉर्ट टर्म होते हैं और रेडली कन्वर्टेबल टू कैश होते हैं, जबकि नॉन फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म होते हैं और जनरली आपका पर्पज उन्हें कैश में कन्वर्ट करना होता भी है और रेडली कन्वर्टेबल भी नहीं होते कैश, टाइम लेते हैं। अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, अब इसकी बात हो रही है। IFRS 13 says that the fair value of non-financial assets should be based on its highest and best use. अब इसमें आपका मकसद क्या है? बेचना नहीं, यूज नहीं। और यूज करने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो कह रहा है कि इसमें जो आपका बेस्ट जो टेक्निक बेस है वो क्या है? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। कि आप इसे जब यूज करेंगे तो आपको कितने कैश जनरेट होंगे। और वो कैश जनरेट 500 रुपये भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी एफिशिएंटली से यूज करते हो। वो कह रहा है कि सारी रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए आपने फिर वैल्यू उन फिगर्स की बेस पे लेनी है जो उसकी बेस्ट पॉसिबल इनफ्लो। आप इसे 500 भी कमा सकते हो, 2000 भी कमा सकते हो। अगर आप इजी लोगे तो 500, अगर आप मेहनत करके प्लानिंग से करोगे तो 2000। तो आपको अगर लगता है कि प्लानिंग तो मुश्किल नहीं होगी, करनी चाहिए और कर सकते हैं, तो वैसे 2000 के हिसाब से जल्दी करो, 500 का सब। ठीक है ना? ये वो कहना चाह रहा है, यूज पे चला गया। नॉन फाइनेंशियल में किस पे चला गया? यूज पे। मार्केट वैल्यू पे नहीं जा रहा कि मार्केट इसकी क्या वैल्यू बता रही है, नहीं, वो यूज की बात कर। बेसिकली वो तीसरे लेवल पे चला गया। ठीक है। The highest and best use of asset is the use that a market participant would adopt in order to maximize its value। मतलब जो भी प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे जिसमें से आपका इससे बेहतरीन आपको प्रॉफिट मिल जाए, वो इसका बेस्ट यूज है। ठीक है। The current use of a non-financial asset can be assumed uh, to be the highest and best use unless evidence exists to the contrary। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं हाईएस्ट और बेस्ट यूज कर ही नहीं सकता, होगा ही नहीं, तो फिर तो वो फिगर नहीं ली जा सकती, वो तो पॉसिबल ही नहीं। अगर पॉसिबल है तो फिर यही नहीं। उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है बार बार। द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज शुड टेक इनटू अकाउंट यूजेस दैट आर फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल और फाइनेंशियली फिजिबल। तो फिजिकली पॉसिबल, इसकी कैपेसिटी है एक दिन में 12 घंटे चलने की। आप कहते हैं मैं सिर्फ एक दिन में 12 12 घंटे चलाऊं फिर इतने ढेर सारे पैसे कमा लूं। क्या इसकी कैपेसिटी है 12 घंटे चलने की? है तो बिल्कुल ठीक है, आपका एस्टिमेट ठीक है। अगर इसकी कैपेसिटी नहीं है 12 घंटे चलने की तो फिर आपका एस्टिमेट ही गलत है कि मैं तो 12 घंटे चलाऊंगी। तो फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए जब आप इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे यूज के साथ। ठीक है, ये इसमें यूज हो भी सकता है कि नहीं। नंबर 2, लीगली परमिसिबल। क्या उस मुल्क में अलाउड है कि इसे 12 घंटे चलाओ? चल तो सकता है और बेहतरीन है, लेकिन उस मुल्क में लॉ है कि आप इसे 8 घंटे से ज्यादा चला ही नहीं सकते, तो फिर तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसकी फिजिकल कैपेसिटी भी देखनी है, लीगल परमिजिबिलिटी भी देखनी है, और तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का। 12 घंटे चलाना है तो बिजली भी खर्च हो, आपका स्टाफ भी बैठेगा, क्या आप उनकी सैलरी और बिजली अफोर्ड कर सकते हो? ये तो चल जाएगा, लेकिन बाकी कॉस्ट अफोर्ड करते हो? फाइनेंशियली फिजिबल है आपके लिए? अगर है तो बिल्कुल इसे कैलकुलेट करो इस हिसाब से 12 घंटे के साथ। अगर नहीं है तो फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते, तो फिर क्यों वैल्यू दे दो? तो तीन चीजों को देख रहे, कौन कौन सी? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, लीगल परमिसिबिलिटी और ऑपरेशनल कैपेसिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो उसने कोई और वर्ड यूज किया है, मैं उसे जनरलाइज कर रहा हूँ। फिजिकली पॉसिबल, फिजिकल पॉसिबल। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है जब इसे यूज के हिसाब से वैल्यू करेंगे। आगे IFRS 13 आ रहा है, सॉरी, वो आ रहा है टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसे हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, चीजें खत्म हो रही हैं तो खत्म करते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है। इसे खामोशी से पढ़ो बेटा, फिर हम इसे डिस्कस करें। क्या बात। मुझे पढ़ लो तो मुझे बता दे कि आपने पढ़ ली।
जी, क्या जवाब है आपका? 5 मिलियन, ठीक है। जो 6 मिलियन की रेवेन्यू है वो रेजिडेंशियल, अगर हम उसको कमर्शियल यूज करें तब है, लेकिन हमारे पास अगर फर्ज करें तो हम कुछ नहीं करें। देखो ना, उसने नीचे लिखा कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट अगर 5-3 मिलियन के लगाएंगे तो वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तैयार हो जाएगी। बेसिक रीजन क्या है? लीगल फिजिबिलिटी, लीगल परमिसिबिलिटी, ये बात, ठीक है। और अगर लीगल परमिसिबिलिटी होती तो 6 मिलियन से 2.3 मिलियन माइनस 5.7। बेटा उसमें भी बहुत सी चीजें आती हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है कि हमने नहीं जाना रेजिडेंशियल पर्पज के लिए, और दो कि लीगल परमिसिबिलिटी भी है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन हमने नहीं जाना, हमारा कोई इरादा नहीं, then तो 5 पे है। तो इंटेंशन भी तो होनी चाहिए ना। इंटेंशन, लीगल परमिसिबिलिटी, फाइनेंशियली पॉसिबल है, जितने रिसोर्सेज हैं, 2.3 मिलियन की कॉस्ट लगाए और सारा प्रोसेस पूरा करे। और पहली, ऑपरेशनली पॉसिबल है, लैंड के लिए इसको अच्छी बिल्डिंग बन भी सकती है कि नहीं, वो सब होता। तो देखिए थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। तो यहाँ बेसिकली 5 मिलियन में रहने की बेसिक रीजन क्या है? लीगल परमिशन, बेसिक रीजन हो गया। बाकी रीजन ऐसे यहाँ पे इतनी क्लियर नहीं, ये बात क्लियर। शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब है कि आप चीज समझ रहे हो साथ साथ। बोरियत तो नहीं हो रही? या हो रही है थोड़ी सी? मुझे तो हो रही है इतना पढ़ा पढ़ा के, प्योर थ्योरी पढ़ा के। लेकिन अब ये चीजें जरूरी हैं, जब आप स्टैंडर्ड अप्लाई करोगे ना तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपके जहन में होंगे तो आप अप्लाई कर सकोगे। चलें, इसे आप पढ़ लोगे। नीचे उसने खैर वो कर भी दिया है। अच्छा जी, नीचे उसने इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव की बात की है। बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए डिस्क्लोजर नोट अबाउट द फेयर वैल्यू ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसे आपने एक नज़र पढ़ लेना है, मैं अभी नहीं पढ़ा रहा। कल मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा और हम इसे पूछेंगे कि क्या सर पैर क्या है इसका, इसका मकसद क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और ये स्टैंडर्ड से कैसे रिलेट हो रहा है सब कुछ। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे आपने एक बार जरूर पढ़ लेना। इसके बाद है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। The conceptual framework says that purpose of financial reporting is to provide useful financial information to users of the financial statement. Discuss how the application of IFRS 13 enhances the usefulness of financial information. Your answer should refer to the qualitative characteristics of useful financial information. सिंपल सा सवाल किया, लेकिन आपको IFRS 13 मिलेगा कि IFRS 13 कैसे आपको सपोर्ट देता है यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैसे देता है। फेयर वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, वो तो चली गई। और फेयर वैल्यू हम एक्यूरेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कि यूजर के लिए मोस्ट रेलिवेंट हो और मोस्ट रियलिस्टिक हो। तो हमने हालातों वाकयात के मुताबिक, लीगल परमिसिबिलिटी और सारी चीज़ों के मुताबिक फैसला करना है कि कौन सी, अगर एक से ज़्यादा फेयर वैल्यूज भी निकल सकती हैं तो कौन सी मोस्ट रेलिवेंट है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देगी। यही इसका जवाब। लेकिन आपने इसे स्ट्रक्चर करना है अपने अनुसार से। और IFRS 13 में सिर्फ ये बात नहीं जो मैंने कर दी है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। आपने सबको टच करने की कोशिश करनी है और पूरी कहानी बनाने की कोशिश करनी, ठीक है ना। ये ट्राई करनी है आप। क्लियर? मेरा ख्याल है हमारा ये खत्म हो गया चैप्टर भी। तो कल इंशाल्लाह ताला इसे हम वाइंड अप करेंगे। वो 2-3 चीजें मैंने आपको कहा है वो आप करके आओगे, और कल इसे डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला नया चैप्टर शुरू करेंगे। इट्स ऑल फॉर राइट नाउ, आज के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी है। कल इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें मोहब्बतें नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।